Amar तुम आगे बैठे क्लास चला दी। चला दो गर्मी लग रही है। अपन बना रही है। ना आपको मंगल से Sao jल्दी नहीं हो सकता। हरिओम।
हमारा फोन क्या है फोन लगाया नंबर दिखाया नंबर से नंबर कौन है? नंबर करके डांको मंगल से पैसा भगवान नंबर से डाकू पर बाल नहीं आना तो नाम दस्ते मेरा जम्बो के नाम जम्बो जम्बो जम्बो
गुड आफ्टरनून, बैठे बैठे सब। हेलो हेलो, पेन इसका देना, लिखने वाला। तो एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन था हमारा। तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में, तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में से कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन दिखाओ जरा, क्या क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 12 आ रहा है। 12 कहाँ से आ रहा है, किस पॉइंट से 12 आ रहा है? पी से आ रहा है। सेकेंड सरफेस जो जाएगी उसका क्या किया, आगे जो, इसके आगे नहीं होगा क्या? यहां से आगे जा रहा है। इसके आगे इस प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन लगाया, यहां से निकाला, फिर इसके बाद इसका हो जाएगा ना। और कोई क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन हमको दे रखा है 40 डिग्री। एक है आई और एक है आई प्लस 20 माइनस 60 डिग्री। तो यहां से आई निकाल लेंगे। आई क्या 40 डिग्री आ गया और दूसरा 60 हो गया। नाइन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन पे हम ये जानते हैं कि ये जो लेंस होता है, अगर इस लेंस को बीच में से कट कर दें हम, कट करने के बाद आप इसको कैसे भी जोड़ दो, चाहो तो उल्टा करके जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, या फिर एक सीधा एक उल्टा, ऐसा कैसे भी जोड़ लें। इनका इक्विवेलेंट एक ही होगा, एफ एफ एफ। ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे खिसकाने से क्या फर्क पड़ता है? अगर इसे ऊपर खिसकाएंगे तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगी, मतलब ऑप्टिकल एक्सिस, और इसको नीचे खिसकाएंगे तो इसकी ऑप्टिकल एक्सिस ये हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके लिए वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी यहीं बन जाएगी, फिर इसके कॉम्बिनेशन से कहीं और बनेगी,
तो एक इसकी बनेगी, एक इसकी बनेगी और एक इस कॉम्बिनेशन की बनेगी, जहां स्लाइड जाएगी 3 इमेज बन जाएगी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 का बी, मिनिमम डेविएशन के मामले में ऐसा है कि अगर ये वाला ए है और ये वाला थीटा थीटा है, तो जो लाइट आती है बेस के पैरेलल जाती है, ऐसे जाता है। परंतु अगर ऐसा है कि ये वाला ए है और ये वाला भी ए है, फिर जरूरी नहीं है। ये भी आइसोसेलेस प्रिज्म ना। अगर ये दोनों एंगल बराबर होते तब तो ये पैरेलल होती, पर ये दोनों बराबर होंगे तो जरूरी नहीं है ना। तो नेसेसरी नहीं है ना, नेसेसरीली पैरेलल नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही बताओ? देखो इसका फोकल लेंथ 30 दिया हुआ है, तो f/2 पर है इधर से, तो इसके पीछे बनेगी इधर। तो यहां से हिसाब लगाएंगे, फिर उसके लिए इस तरफ बन जाएगी, फिर वापस हिसाब लगाएंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहां से रह गई, इसकी इमेज यहां बन गई, यहां मिरर पे पहुंच गए। तो ये डिस्टेंस इसका इधर से f/2 था, तो उधर से 2f होगा, यानी इसके फोकस पर आ गए, है ना? ये इसके फोकस पर आ गए। फोकस इसका 30 और ये बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 15, तो ये हो गया 45। तो अब ये जो लेंस है, थोड़ा सा साइज बड़ा करना पड़ेगा लेंस का। अब इसकी इमेज जो है इतने डिस्टेंस पीछे बन जाएगी, 45 पे। इमेज 2 हो गई, इससे लाइट यूं आएगी, 45 + 15 60 हो गया। 60 2f होता है, 2f की इमेज 2f पे बनती है। इमेज नंबर 3, ये वो लेंस हो गया तुम्हारा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। तो 20 में देखो दे रखा है कि रेज इंसिडेंट ऑन a refractive surface of refractive index this, angle of incidence this, angle of refraction is this, I-1 may conclude that R increases with I increases। तो इसका बी वाला ऑप्शन, तो इसका ग्राफ बना रखा है ना अपन ने, ऐसा होता है ना, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिफरेंस बढ़ेगा। शुरू में आई और आर बराबर है, I0 R0, डिफरेंस 0, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो बना भी रखा क्लास में ग्राफ, डायरेक्ट ग्राफ देख के करना है, नहीं तो कैलकुलेटर से वैल्यू ले लेके देखो, थोड़ा पता लग जाएगा। और बताइए 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 N3 ऐसा दे रखा है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पता करने के लिए पैरेलल लाइट भेजेंगे। अगर F पॉजिटिव आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू फाइनल बाय V माइनस म्यू इनिशियल बाय U, समेशन ऑफ डेल्टा म्यू बाय R।
म्यू फाइनल हो गया N3 अपॉन वी एफ हो गया, और ये N1 अपॉन इन्फानाइट N2 माइनस N1 अपॉन आर प्लस N3 माइनस N2 अपॉन माइनस आर, दोनों आर बराबर है, तो यहां से आ गया हमारे पास N3 बाई वी एफ, यहां से कॉमन आ रहा है 1/r, 1/r कॉमन, N2 माइनस N1 प्लस N2 माइनस N3, इसको हम लिख सकते हैं 1/r, ऐसा हो गया 2N2 माइनस ऑफ N1 प्लस N3, 2 कॉमन ले लो, N3 बाय 2r, तो N2 माइनस N1 प्लस N3 बाय 2, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि मस्ट बी डाइवर्जिंग इफ N2 इज लेस देन अर्थमेटिक मीन ऑफ N1 एंड N3, N1 N3 के अर्थमेटिक मीन से अगर N2 छोटा होगा तो ये माइनस का आएगा, तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, ऐसे फैसला कर लेंगे, ठीक है। और बताइए पार्ट 2 में और कुछ? अब पार्ट 2 में कोई दिक्कत नहीं रहा, फिर पार्ट 4 का नंबर 2 and 4, क्या पूछना है बोलो। 12 तो डिस्कस हो चुका है ना पहले ही, पहले डिस्कस कर चुके क्लास के अंदर। इसका रे डायग्राम बनाओ, आ जाएगा सीधा ही। 2 पोजीशन का बनाना है, किस पोजीशन का, इसको थोड़ा आगे खिसका के बनाना, देखना एकदम डायग्राम बनते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन आ रहे हैं पार्ट 4 में। 4th पार्ट में बताइए कॉम्प्रिहेंशन है कोई इसके अंदर? 4th पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन है क्या? है। आखिरी वाला कॉम्प्रिहेंशन, आखिरी वाला कॉम्प्रिहेंशन बताए थे। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है ये, सेमी सिलेंडर, और इसको क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, तो यहां से लाइट आ रही, तो ये वाली लाइट सीधी जा रही है, यहां गिर रही, ये ऐसा हो गया। फिर इसके बाद में इसको क्लॉकवाइज हमने कुछ घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमाने से क्या हो गया ये देखते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है देखते हैं। तो जो लाइट ऐसे आ रही थी वो यहां तक तो अभी भी वैसे ही चलेगी, क्योंकि सेंटर की तरफ आने वाली लाइट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए इस कर्व सरफेस को तो क्रॉस कर ही जाएगी, है ना, कर्व सरफेस को तो क्रॉस कर ही जाएगी, परंतु ठीक है। तो ये जो लाइट ऐसे आ रही है यूं, और ये इस तरह से बना हुआ है, तो अब यहां पर प्लेन सरफेस पे ना ये जितने एंगल से घूम गए उतना एंगल यहां पर हो जाएगा। ये इसका जो लाइन था यहां पर, ये जितना इसने थीटा एंगल घूमा है
तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो हमारे पास आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है, क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। तो 5/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन ई। ई जो है वो इसके साथ एंगल है जो आ रहा है, जो लाइट जाएगी। तो हम ये जानते हैं कि नॉर्मल से अवे जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी और ये वाला एंगल हो गया ई, ये वाला एंगल हो गया ई। क्योंकि ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से घूम रहा है, तो ये जो नॉर्मल वाली लाइन है ये भी ओमेगा से घूम रही है। नॉर्मल अगर ओमेगा से घूम रहा है तो फिर वो भी घूम रहा होगा, है ना। कितने से घूम रहा है अगर ये निकालना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। 5/3 cos थीटा d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू cos e de बाई डी टी, de बाई डी टी हो गया। डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा के बराबर हो गया क्योंकि ये रे फिक्स है। तो 5/3 cos थीटा इंटू ओमेगा और cos e अभी de बाई डी टी, तो de बाई डी टी जो है e जो है वो इन दोनों का सम है। तो अगर मैं ये वाला एंगल कुछ मानता हूं, कुछ एंगल मान लेते हैं r, तो ये वाला थीटा हो गया। तो e का वैल्यू, अच्छा r में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको बीटा मान ले, थीटा बीटा। तो e जो है थीटा बीटा है, e इक्वल टू थीटा प्लस बीटा। तो de बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी प्लस डी बीटा बाई डी टी। डी बीटा बाई डी टी इस पोजीशन वेक्टर की घूमने की रेट हो गई, तो यहां पर रख देंगे। डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा ही हो गया, तो ये ओमेगा के बराबर हो गया, प्लस डी बीटा बाई डी टी जो हमको चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ जानकारी दे रखी है, शायद इनिशियल इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं शायद, है ना। तो इनिशियल इंस्टेंट पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। एट टी इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 पुट करेंगे तो ई मिल जाएगा, ई 0 हो गया, थीटा 0 ई 0। अब इसमें पुट कर देंगे 5/3 कितने से घूम रहा है, cos 0 तो 1 हो गया, कितने से घूम रहा है, घूमने का रेट 6 लिखा हुआ, 6 है तो 6 लिख लो। ये भी 6 हो गया, ये तो 1 हो गया, प्लस डी बीटा बाई डी टी, 3 2 6 5 2 10 माइनस 6, डी बीटा बाई डी टी 4 आ गया। बीटा के चेंज होने की रेट 4 हो गई। किस डिस्टेंस पे जाकर के ब्राइट स्पॉट डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका मामला कुछ यूं होगा, जब एक वक्त बीत जाता है तो कुछ ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है, वक्त बीतने के साथ एंगल बढ़ता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला एंगल क्रिटिकल हो जाएगा। क्रिटिकल आएगा तो ये लाइट ऐसे टेंजेंशियली जाएगी, यहां तक जाएगी, ऐसे जाएगा। अब इसमें ये यूं करके जा रहा है, सी हो गया ना। अब इसके बाद एंगल बढ़ेगा तो फिर ये TIR हो जाएगा, तो ये लिमिटिंग पॉइंट आ गया। तो ये सी पता है, ये 90 हो गया, आप ढूंढ लेंगे 90 माइनस सी, और ये सी, ये डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ वाले पार्ट का भी कॉम्प्रिहेंशन का जवाब मिल गया।
ठीक है ना। फिर क्या आता है एक्सरसाइज 3 के अंदर, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के कुछ बचे हुए प्रश्न, तो उनमें से कोई सवाल रह गया आपका? क्वेश्चन नंबर 29, 26, 26 सवाल, 26 अजय कैंसिल है, ठीक है ऐसा बोलना ना, ठीक है बोल दूंगा मैं। अभी देखो इसमें है ना, यहां से लाइट ऐसे जा रही, ये नॉर्मल से अवे की तरफ मुड़ेगी, तो ये ऐसा था, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये एक इमेज होगी इस तरफ, जो लाइट इस तरफ जाएगी ये इमेज 1 और ये इमेज 2, इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस से देखेंगे तो वो उधर दिखेगा, इस सरफेस से देखेंगे तो वो उधर दिखेगा, तो ये जो दोनों इमेज बनेगी इनके बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा था, ठीक है। तो अब मामला ये है कि ये एंगल इसके आसपास पहुंचोगे तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 आ रहा है। अब ये जो पार्टिकल है हमारा यहाँ पर, इसको यहां से ज्वाइन करते हो तो ये वाला एंगल 45 आता है, इधर से भी 45 आता है, 45 से थोड़ा कम होगा जस्ट इधर लेंगे तो अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था RI, RI इज इक्वल टू RO μ2 बाय μ1 cos R अपॉन cos I का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो इसमें RO डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस RO हो जाएगा, है ना, और RI डिस्टेंस जो यहां से आ रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। और देखो तो अब इस फॉर्मूले में आपको μ1 μ2 दे रखा है, तो एक स्नेल्स लॉ लगाएंगे सबसे पहले, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, तो μ1 कितना है, फोर बाय थ्री μ1 हो गया ना, 4/3 sin 45 1 sin R, तो sin R की वैल्यू 4/3√2, तो अब अपन को cos R की वैल्यू चाहिए,
तो cos r की वैल्यू 18 माइनस 16, टू अपॉन 3√2, ये cos r की वैल्यू हो गई। अब यहां से ये जो डिस्टेंस आएगा इमेज का, ये डिस्टेंस है आर आई, ये इमेज हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आर आई, और इस तरफ इसका एंगल जो होगा वो आर होगा, ऐसे, ये वाली जो लाइन है। तो ये यहां पर देखेंगे तो इसका ये वाला एंगल आर होगा, आर हमने निकाल लिया यहां से। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये डिस्टेंस हो गया आर आई कॉस आर, ये हो गया आर आई कॉस आर, और ये हो गया आर आई साइन आर, आर आई साइन आर। ऐसे ही इधर वाली साइड में जो पॉइंट होगा इधर वाला, उसके साथ भी सिमिलर स्टोरी आएगी, आर आई कॉस आर, आर आई साइन आर, ये आ गया। तो अब अपन इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं इन दोनों के, तो इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डी अंडर रूट ऑफ, तो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ रहा है, उल्टा उल्टा हो गया शायद, है ना, ये कॉस आर, ये साइन आ रहा है। यहां पर लिखने में गलती हो रही कुछ, ये वाला कॉस आर है, ये वाला कॉस आर, ये साइन आर, आर आई कॉस आर, आर आई साइन आर। तो अब इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया आर आई साइन आर माइनस कॉस आर, कॉमन आ गया, इसका स्क्वायर, ऐसे इसमें भी आ जाएगा, आर आई स्क्वायर साइन आर माइनस कॉस आर का स्क्वायर, तो ये तो √2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स निकाल ली दोनों पॉइंट्स के और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो यहां से आर आई बाहर √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 आर आई साइन आर माइनस कॉस आर, ऐसा आ गया। साइन आर कॉस आर आपके सामने है, ये रहा साइन आर माइनस कॉस आर, हाँ एक्स वाई, ऐसे। तो अब देखो आर आई के वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, आर ओ का वैल्यू जो है वो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ 12, तो आर ओ की जगह रख देंगे 12, μ2 की जगह 1 और μ1 की जगह 4/3, और cos r की वैल्यू उठा के वहां से रख देंगे 2/3√2, और cos i की वैल्यू cos 45 1/√2, इसका स्क्वायर, तो ये 4 × 12 9 हो गए, और √2 कट गया, 4/9 9 9 कट के 4 आ गया, आर आई का वैल्यू 4 आ गया। गलत लिख दिया, ये साइन आर दे रखा ना, तो ये कितना हो गया, जिसका स्क्वायर 9 × 2 18, 18 माइनस 16 2 अपॉन, ये तो ठीक लिखा नहीं लिखा क्या? इनमें देख लो कोई गलती हो रही है। साइन आर की वैल्यू 4/3√2 ये आया था, तो इससे कॉस निकालना चाहता हूं, तो ये इसका स्क्वायर किया, तो 18 हो गया ना इसका स्क्वायर, हाँ ये तो इसका स्क्वायर किया 18, 4 का स्क्वायर 16, तो ऊपर √2 आएगा, तो 1/3 होगा।
तो यहाँ पर एक √2 का फर्क पड़ रहा है हमारे, तो ये 1/3 हो गया। अब क्या हो गया, अब दोबारा कर लो इसको, तो ये तो हो गया 9 और यहाँ 2/9, 2/9 तो 2 आ गई, RI का वैल्यू 2 हो गया, तो ये आ गया 2√2, 2√2। अब साइन आर की वैल्यू आप लोग के पास है 4/3√2 माइनस 1/3, 1/3√2 इधर मल्टीप्लाई कर लिया, √2 बाहर ले गए, तो ये हो गया 2/3, 4 माइनस √2, 2/3, 4 माइनस √2, ये डिस्टेंस आ रहा है भाई, 4 माइनस 1.414, घटा के 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये किसी विद्यार्थी ने अगर एग्जाम में किया होगा, सबसे पहले तो इस सवाल में समय बीत जाएगा, है ना। अब ये जो किसी ने किया होगा, तो इसमें सबसे पहले जो IIT ने आंसर घोषित किया, उसमें ये तो आंसर था ही नहीं, है ना। दोबारा आंसर घोषित किया, उसमें भी नहीं था, फिर लोगों ने शिकायत किया कि नहीं तो हमारा भी आंसर ठीक है। पहले तो इन्होंने कहा कि ये भी मान लो और वो भी मान लो, ऐसे फिर कुछ और मान लो, लास्ट में पता लगा कि वो बोनस कर दो। तो बोनस करने में क्या हुआ कि जिस विद्यार्थी ने, सपोज करो कि इतने सारे विद्यार्थियों में कोई एक विद्यार्थी होगा जिसने सही निकाल के दिया होगा, उसको तो कोई प्रॉफिट नहीं मिला, सबको बोनस बांट दिया गया। तो एग्जाम में ऐसा भी होता है, ये तो जिस टाइम आया था उसी टाइम मैंने बोल लिया तो बोनस जाएगा, उस टाइम की रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी होगी, यूट्यूब वगैरह में डल जाती ना। तो उस रात को मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मैंने देखते बोला मैंने इसको कौन करेगा एग्जाम में, मैंने तो किया भी नहीं था उसमें, रिकॉर्डिंग में सॉल्व भी नहीं किया, मैंने कहा ऐसे नहीं करूंगा मैं, ये तो बोनस मिलेगा। बोनस क्यों मिला था, इसलिए मिला था कि जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था उसने खुद नहीं सोचा था कि इतना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो अपन ने क्लास में फॉर्मूला निकाल रखा है, तो अभी तो ये फॉर्मूला डिराइव होगा, है ना। यहां तो जम मार लिया ना हमने, ये कोई फेमस फॉर्मूला थोड़ी, ये कोई पढ़ाते भी नहीं है, मैं भी नहीं हर साल नहीं पढ़ाता हूं। अब कभी कभार आ जाता है मन में, पढ़ा देते हैं, फिर ये सवाल आया था इस तरह का, मैंने कहा पढ़ा लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला भी कोई पहले उस विद्यार्थी को याद नहीं होगा जो भी एग्जाम दे रहा होगा, तो पहले वो फॉर्मूला डिराइव करेगा, फिर उसके बाद में ये सब पुट करेगा, फिर उसका आंसर आएगा। तो ऐसा कोई करने वाला थोड़ी था, इसलिए बोनस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, इधर आगे बढ़ो, अब 26 के आगे, आगे सारे हो गए, फिर पीछे जाएंगे। हाँ 29 रह गया, 29 देखो, सिक्सटी डिग्री दिया हुआ, इन्होंने दो हिस्से बना दिए इसके, लेफ्ट हाफ राइट हाफ, एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, एक का N2, N1 N2 ऐसा बोल रहे हैं। The angle of incidence is chosen such that the incident ray
विल हैव मिनिमम डेविएशन। इस तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेलेक्ट किया है कि मिनिमम डेविएशन का मामला आ जाए, तो फिर क्या होगा कि लाइट ऐसे जाएगी। अब यहाँ तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो चाहे दोनों अलग अलग हो तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो वैसे ही जाएगी। इनके डिफरेंस होने की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन का एंगल तो सेटल किया हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और इसका n प्लस डेल्टा n। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बारे में इन्होंने कहा है, तो यहां से इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है E प्लस डेल्टा ई। बेस में एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये बराबर का ट्रायंगल नहीं आप कह रहे हो। इसमें क्या है कि लेना पड़ेगा इसको, तो ये बात आपको लेनी पड़ेगी। मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे नीचे वाले। अगर नहीं लेना चाहते हैं, चलो एक बार लेते हैं कि नहीं लेते, नहीं लेंगे तो फिर ये क्या एंगल लेना चाह रहे हो, 90 डिग्री ले लेते यूं, फिर राइट हाफ लेफ्ट हाफ ऐसे कैसे होगा ये। अगर ये 60 रखूं मैं, लेफ्ट हाफ राइट हाफ कैसे बोलोगे, तभी तो दोनों बराबर के बनाएंगे ना। जो क्वेश्चन कहता है कि भाई लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, तो ये आधा हाफ और ये आधा हाफ, तो आधा तभी होगा जब ये दोनों एक जैसे होंगे, तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर होने ही पड़ेंगे। ऐसे देखो इसमें कैसे बांटूंगा मैं, है ना, कहाँ सेटल हो गई है लेफ्ट हाफ राइट हाफ, तो ये तो बराबर लेना पड़ेगा भाई। नहीं लेना दूसरा सवाल करो, संदेह आता है दूसरा सवाल पकड़ लेते, है ना। संदेह वाले सवाल में क्या पता बोनस बढ़ जाएगा, है ना। तो फिलहाल अब इसमें, अब आप क्या कह रहे हो, आप कर लोगे क्या, बराबर लेने के बाद हो जाएगा, है ना, फिर करना प्रयास। अब इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं रहा। 31 का डी ऑप्शन, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा 60 डिग्री। बी, अच्छा सारे नहीं आ रहे हैं, तो इसको और ट्राई करो आप लोग। प्लेन मिरर का तो सवाल है, इसमें मैं कुछ अलग थोड़ी थ्योरी बताऊंगा, मतलब मैं भी तो रे डायग्राम ही बनाऊंगा, आई बराबर आर, यही तो थ्योरी है प्लेन मिरर की। तो इसमें थोड़ा दिमाग खर्च करो, अब तो आंसर भी पता है कि ये बढ़ाना है, तो थोड़ा देर बैठ के लगाओ, है ना। 31 में अच्छा प्रयास करो और कुछ मिल जाएगा। उस टाइम मैंने भी आंसर तो बता दिया था, भिड़ा दिया था, कुछ इसमें ढूंढना चाह रहा था मैं, ढूंढना नहीं, मैंने भी नहीं ढूंढ रखा है, इसमें कुछ मिलेगा अच्छा, ऐसी कोई बात मिलेगी जो अपने के दो वाले के लिए तो बहुत सारे रिजल्ट निकाल रखे हैं, दो मिरर के लिए कई रिजल्ट्स बताए थे मैंने, इसमें 3 आ गए, और 3 में क्या हो सकता है ना, ये बात आ रही। कोई ऐसा विचार चाहिए जिसमें और आसान हो जाए ना, मतलब इसमें ऐसे कुछ बना बना के तो हो ही जाएगा, रे डायग्राम बनाना और सोचना आगे हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ना, मतलब पहले रिफ्लेक्शन से दूसरे पे जाना, फिर तीसरे पे जाना, ठहरना मत,
फिर मिलेगा कुछ। तो 31 में और प्रयास किया जाए, ठीक है ना। 23 में कोई क्या कह रहा था, हैं? ट्वेंटी थ्री देखो, क्वेश्चन 23। ट्वेंटी थ्री में दे रखा है कि एक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ एल और विड्थ डब्ल्यू। ये लेंथ एल और ये डब्ल्यू ऐसा दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, इसका n1, इसका n2, और इनका वैल्यू दे रखा है। एल बहुत बड़ा है डब्ल्यू से, ये जानकारी हमें। 9.6 इसकी वैल्यू। इफ इंसिडेंट रे थीटा इज वेरी, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय रे टू एग्जिट CD प्लेन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगवाना है, मामला ऐसा आ रहा है। अब यहां से लाइट ऐसे भेजी अपन ने, तो ये वाला एंगल R हो गया और ये 90 माइनस R हो गया। ठीक है, अगर हम ये जानते हैं कि अगर R ज्यादा होगा तो ज्यादा बार रिफ्लेक्ट करेगा, यूं आगे कम बढ़ेगा। जैसे R ज्यादा करेंगे तो ये यहीं टच कर जाएगा, फिर बार बार रिफ्लेक्ट होगा तो टाइम, तो जितना ज्यादा R करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो R बढ़ाने से 90 माइनस R घट जाएगा, 90 माइनस R घट जाएगा तो फिर इसके TIR के चांस कम होते जाएंगे। तो अपन जस्ट लिमिटिंग केस ले लेंगे कि जब 90 माइनस R C पर पहुंच जाएगा तो वही इसका मैक्सिमम होगा। तो यहां का एंगल हो गया C, तो इसका मैक्सिमम हो गया 90 माइनस C। अब इसके करस्पॉन्डिंग टाइम पता कर लो। तो यहां से लिखेंगे 1 sin I, 1 sin थीटा इज इक्वल टू n1 sin 90 माइनस C, ये आ गया। और sin C इज इक्वल टू n1 बाय n2 बाय n1, ये आ गया। तो sin थीटा इज इक्वल टू n1 cos C। sin C का वैल्यू यहां पर आ गया, तो cos C का वैल्यू अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1, यहां पुट कर देंगे। तो sin थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये sin थीटा मिल गया। अब आपको क्वेश्चन में जो पूछा है लेंथ आपको दे रखा है और लाइट का स्पीड इसमें निकाल लेंगे 3 इंटू 10 की पावर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है सब। तो अब अपन को ये पता करना है कि ये कितना लेंथ ट्रेवल करेगा। तो ये लेंथ आपको पता करनी है, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है ये। मैक्सिमम टाइम टेकन अपन को निकालना है। तो ये वाला लेंथ निकाल लीजिए, हर रिफ्लेक्शन में कितना लेंथ आएगा, ऐसा आ रहा है ना टोटल। ऐसे देखिए टोटल यहां से शुरू किया, यू यू ऐसे ऐसे जा रहा है।
तो ये वाला एंगल सी के बराबर है, ये सी हो गया, तो ये विड्थ हो गया डब्ल्यू, तो ये हो गया डब्ल्यू टेन सी, डब्ल्यू टेन सी। हर बार ऐसे डब्ल्यू टेन सी आता जाएगा, डब्ल्यू टेन सी, कैसे ये डब्ल्यू डब्ल्यू टेन सी हो गया, या ये लेंथ निकालो ना, डब्ल्यू कॉसेक सी है ना, ऐसे सारी लेंथ ऐड करनी है। तो अपन को ये यहां से यहां तक की टोटल लेंथ पता है, या ऐसा करते हैं कि लाइट की स्पीड का कंपोनेंट निकाल के सीधे ही सवाल करते हैं ना, सीधा मामला ये। जैसे लाइट इस तरफ वी से जा रही है ना, लाइट इस पे वी से चलेगी, तो उसका जो इस तरफ का लाइट का वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वी साइन सी हो जाएगा ना, वी साइन सी। और कितना लेंथ चलना है एल, तो टाइम क्या हो जाएगा एल अपॉन वी साइन सी। इसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग आ रहा है वो तो वी साइन सी है, और उसको एल चलना है। इसमें टाइम खराब हो जाएगा ऐसा लग रहा है। कौन सी, कुछ एक्स मानते हैं यहां पर, हाँ तो एक्स मान लो ना, हटेगा उस साइड जाके हटेगा लास्ट में जब उधर जाएगा ना। कुल मिला के ये जो मैंने लिखा ना अभी वी साइन सी, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, इसकी लेंथ पता है, टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, हो गया। फिर ये अब ये एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज अब आपका जो बचाना उसको बचाना मत, ठीक है, जो भी अगली बार कर लाना। क्या है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 है और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, 3 का 2, 2 का 3, यही ना, कर लोगे, हाँ बस कर लोगे, बढ़िया स्पीड हो जाएगी तुम्हारी एग्जाम की। और अच्छा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करते हैं। हाँ कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो मेंस के सवाल है ना, तुम पूछोगे थोड़ी, देखना तुम ऐसे टिक टिक करोगे, करके तो देखना पेपर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग लगा रहे हैं, देखो ऐसा है जो भी कुछ अपन ने 11 के अंदर इन सारे चैप्टर में पढ़ा, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, है ना, ये सब कुछ, इन सब से जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ये था कि हमारे पास कोई पार्टिकल होता था, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, प्रोजेक्टाइल में चल रहा है, सर्कल में चल रहा है, और रोटेशन का रॉड वॉड के सवाल करते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह लगाते थे। बस उसमें एक चीज मिस कर रही थी कि चार्ज वहां पर नहीं था। अब ये चैप्टर कहता है कि चार्ज आ जाएगा तो वो कैसे करोगे, यही हम सीखेंगे, है ना। चार्ज के आने के बाद रेक्टिलिनियर वाला पार्टिकल, अगर एक चार्ज पार्टिकल रिलीज कर दिया है
तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वैसे सेम टू सेम वही सवाल है ना। तो सवाल सबके सब वही है, बस उसमें चार्ज आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये इस चैप्टर का मुद्दा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज इन स्टेशनरी स्टेट है ना। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एक तरह से ब्रांच है, वो उस तरह के सवालों को डील करती है जहां पर चार्ज स्टेशनरी हो, उसके जो स्टेशनरी वाले इफेक्ट्स हैं वो हम कैसे हैंडल करना सीखेंगे, वो इस चैप्टर का थीम है। इस पूरे चैप्टर की थीम यही है कि रुके हुए चार्ज की वजह से जो जो इफेक्ट्स होते हैं वो सब हम कंसीडर करेंगे। मूविंग चार्ज के कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो बताएंगे भी यहीं पर ही, परंतु इस चैप्टर में उन्हें नेग्लेक्ट करेंगे। चलते हुए चार्ज की वजह से जो जो इफेक्ट्स होते हैं, तो हमारे क्वेश्चन में चार्ज चलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें चार्ज चल रहा होगा, तो वहां पर उन्हें नेग्लेक्ट कर देंगे वो इफेक्ट्स, वो फिर आगे के चैप्टर में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज इन स्टेशनरी कंडीशन के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। और जो मैंने चैप्टर के नाम लिखे हैं इसके अंदर बेसिक क्या है, न्यूटन्स लॉ की थ्योरी है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम है, जैसे मान लो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, ये सब के सब चार्ज पार्टिकल पर कैसे लगाएंगे ये हमको सीखना है। तो जो इन सब चैप्टर की जो थीम है उसमें से एक थीम ये आती है जिसको हम कहते हैं फोर्स, एनर्जी और टॉर्क। ये सब बातें बेसिक ऑब्जेक्ट के अंदर जाते ही टॉर्क का रोल आता है, पार्टिकल्स में फोर्स और एनर्जी का रोल आता है। तो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में उसको इस तरह से समझा रखा है Q इंटू ई, और पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझा रखा है Q इंटू वी। तो अगर हमें एनर्जी का कोई सवाल करना है, टॉर्क तो खैर वही फॉर्मूला है R क्रॉस F फंडामेंटल, तो वहां से फोर्स यहां पर आएगा और फिर इसमें ही कैलकुलेट होगा। तो ओवरऑल चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस का हिसाब लगाना, उसको इधर उधर ले जाने में होने वाले वर्क का हिसाब किताब लगाना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एम है। तो इतना हिसाब लगाने में इसमें क्या क्या दिक्कत होने वाली है कि चार्ज किसी को भी दिया जा सकता है, एक पार्टिकल को दे सकते हैं, एक रिंग को दे सकते हैं, एक डिस्क को दे सकते हैं, एक स्फीयर को दे सकते हैं, एक कोन को दे सकते हैं, एक शीट को दे सकते हैं, ट्रायंगुलर प्लेट को दे सकते हैं। ऐसे जितने शेप सोचोगे उतने तरह के हो सकते हैं। तो फिर हर एक की वजह से फोर्स का फॉर्मूला पहले से निकाल के रखना पड़ेगा। जैसे आपने चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग वस्तुओं के लिए तैयार कर रखे हैं कि रॉड घूमेगी तो ये कर दूंगा, डिस्क घूमेगी तो ये कर दूंगा, सिलेंडर घूमेगा तो ये कर दूंगा, स्फीयर घूमेगा तो ये कर दूंगा। तो ये बहुत सारे केसेस के लिए बार बार हिसाब न लगाना पड़े, इसलिए रेडीमेड फॉर्मूले बना के रख रखे। तो इसका मतलब ये चैप्टर में हमको बहुत सारी वस्तुओं के लिए रेडीमेड फॉर्मूले बना के रखने पड़ेंगे। तो पूरा चैप्टर जो है वो इन दो चीजों का हिसाब लगवाता रहता है, ई और वी। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी, इसकी स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाए। वो फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्योंकि वो ऐसे वाले सवाल करना चाहते। तो सवाल तो वही है जो 11वीं वाले हैं, बस चार्ज के आने पे कैसे हैंडल करना है ये सीखना है। और उसको सीखने के लिए दो नए कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सभी तरह की वस्तुओं के लिए जिन जिन के निकाल सकते हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले रेडीमेड बना के रखेंगे। जैसे रिंग आया फॉर्मूला तुरंत लिखेंगे, लगा देंगे। डिस्क आया फॉर्मूला तुरंत लिखेंगे, लगा देंगे। जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वो इस चैप्टर में पीछे हो जाएगा। ठीक है। जो ऑप्टिक्स में प्लस माइनस नहीं लगा पाता है, जो कोऑर्डिनेट को शिफ्ट नहीं कर पाता है, वो पीछे हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है उसके साथ। बस ऑप्टिक्स में दो ही काम सीखने वाले हैं, प्लस माइनस का मतलब क्या है, कैसे लगाते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। उसके बाद सारे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने हर तरह के सवाल की थीम है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि अलग अलग वस्तुओं के फॉर्मूले याद रखने से 99% क्वेश्चन हो जाएंगे। 1-आधा% कोई नया सवाल आता है तो थोड़ी सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नई सिचुएशन आ जाएगी तो फिर उसे कैसे निकालेंगे, यानी किसी का भी फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये भी सीखना है। तो यही अपन इसमें काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें शुरुआत करते हैं कि चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो उसके अंदर हम नंबर वाइज लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो प्रकार का होता है। ये कुछ प्रैक्टिकल्स थे पुराने जमाने में, लोगों ने उनके आधार पर सोचा कि ऐसा होना चाहिए। मैं कुछ प्रैक्टिकल्स को बताता हूं कि कैसे उन्होंने सोचा। एक बात ये देखी गई कि जैसे अगर हमारे पास में कोई एक बैलून है, उस पर कोई चार्ज है। अब इस चार्ज है तो उसको मैं कैसे दिखाऊं, इस पर कुछ चार्ज है। अब हमने क्या किया कि इसके साथ दूसरे बैलून को टच किया, दूसरा बैलून को टच किया तो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत ये भी चार्ज हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इस पे चार्ज आ गया। जब हम इन दोनों बैलून को हवा में ऐसे लटका के देखते हैं तो हमने ये देखा कि बैलून जो है एक दूसरे से दूर हो जाता है। बैलून को लटकाने से ये पाया गया ये दूर हो जाते हैं, हल्के होते हैं इसलिए दूर होने में आसानी होती है इनको। बैलून का प्रैक्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो मैंने खुद करके भी देख रखा है ना। तो ऐसे बैलून को ऐसे धागे से बांधते हैं और थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं। तो ये चीज हमारे सामने आई कि अगर किसी एक से दूसरे के पास चार्ज जा रहा है, एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, तो उसमें फिर ये संभावना मानी गई कि एक जैसा होना चाहिए दोनों पे चार्ज, है ना। दोनों पे एक ही टाइप का चार्ज होगा। इससे इसमें क्या है ना, तो उन्होंने फिर यहां से एक लॉजिक निकाला कि सेम टाइप वाला रिपेल करता। जब उन दोनों को आपस में टच किया गया, एक चार्ज था एक अनचार्ज था, और टच करने से दोनों रिपेल करने लग गए, तो इससे ये पता लगा कि एक ही टाइप का चार्ज जब इधर से उधर गया तो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। तो ये एक बात इनको पता लगी कि सेम टाइप के चार्ज रिपेल करते हैं। अच्छा, अगर दोनों पहले से अनचार्ज हैं और किसी तरह से आपस में इनको रब करके कोई चार्ज किया जाए तो फिर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी दोनों पहले से न्यूट्रल थे और फिर हमने आपस में रब किया तो एक से दूसरे में, एक में प्लस आ गया तो एक में माइनस आ गया। देखो इसके पास कुछ नहीं था, इसमें जीरो था, इसमें क्यू था कुछ, तो इसमें क्यू क्यू कुछ हो गया, क्यू बाई टू ऐसा आ गया। इसके अंदर 0 0 था तो एक पे प्लस आ गया एक पे माइनस आ गया, क्यू माइनस क्यू, टोटल 0 होना चाहिए, तो उसमें वो अट्रैक्ट करते हैं। फिर दूसरा ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, एक आता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर हम पतली सी एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर ऐसे सिंपल सी कोई भी बॉटल ले लिया हमने, इस पर ढक्कन लगा दिया, एक मेटल की कोई वायर ले लिया, इसके ऊपर मेटल रख लिया, इसके एंड पॉइंट पर यहाँ पे हुक लगा के हमने एल्यूमिनियम की फॉइल को ऐसे रख दी। जब हम इसको टच करते हैं, ये जो हमने बनाया इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें क्या करते हैं कि
ये तो घर पे कर सकते हो, बड़ा सीधा है ना। कोई भी मेटल की चीज मिल जाएगी और ये फॉइल वॉइल भी मिल जाती है ना, एल्यूमिनियम फॉइल मिल जाएगी, ऐसे हल्की होनी चाहिए। फिर क्या करोगे, किसी भी चार्ज बॉडी को टच कराएंगे तो इसमें प्लस आया, जैसे ही प्लस चार्ज इन पे चला जाता है एक दूसरे को रिपेल करके फॉइल दूर हो जाती। तो कोई बॉडी चार्ज होती है उसको टच कराते तो ये फॉइल अपने आप ही आपस में रिपेल करके दूर हो जाती है, तो इसमें एंगल आ जाता है। जैसे एंगल आ जाता है हमें पता लग जाता है कि चार्ज हो गया। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए जिसमें उन्होंने देखा कि किसी बॉडी पे चार्ज आ रहा है तो एक ही टाइप का चार्ज आता है तो रिपेल कर रहे हैं, तो सेम टाइप के चार्ज रिपेल करते हैं, ऐसा उन्हें समझ में आया। अच्छा, एक और चीज देखा कि इनके पास पहले से प्लस है, अगर कोई ऐसा जिसने माइनस इसको दे दिया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर ये जीरो हो जाता है। यानी किसी के पास पहले से चार्ज है उतना ही चार्ज उसको दे देते हैं तो फिर वो न्यूट्रल होने से एंगल खत्म हो जाता है। तो एक चीज उन्होंने देखी कि चार्ज को जोड़ा घटाया जा सकता है ना, चार्ज कैन बी एडेड चार्ज को जोड़ घटा सकते हैं। और ये देखा कि ना कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल होने से उन्हें समझ में आया कि कैंसिल तो मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस के नंबर होते हैं, तो फिर नंबर बट रहे हैं, आधा आधा हो रहा है, तो नंबरों में भी ऐसा होता है कि हाफ किया जा सकता है। तो फिर ये समझ में आया कि चार्ज को कुछ नंबर असाइन कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि दो तरह के नंबर होते हैं प्लस और माइनस, ये सब इन घटनाओं को समझा देंगे। जितनी घटनाएं घट रही थी उन सबको समझाने के लिए समझ में आया कि मैथ्स के प्लस और माइनस के नंबर इन सबको समझा देंगे। तो इस तरह से लोगों ने अपनी तरफ से पुराने जमाने में मान लिया कि हम दो टाइप के चार्ज को, एक को नाम देते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को देते हैं नेगेटिव चार्ज। मतलब चार्ज के ऊपर कोई प्लस का भगवान ने मार्क नहीं बना रखा है कि ये है प्लस वाला चार्ज, ये तो आदमी ने मान लिया। बहुत दिन बीतने के बाद 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, यानी 1900 आ गया जब, तब सारे लोग, वैज्ञानिक लोग आपस मिले, बोले अफसोस कर रहे हैं काश हमने इलेक्ट्रॉन को प्लस दिया होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस सब जगह आता जाता था। अब ये माइनस आता जाता अच्छा नहीं लगता है, प्लस आता जाता अच्छा लगता है। पर लोगों ने क्या था कि पहले ही साइन ऐसे ले लिए थे कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन आ गया, तो उस दिन के बाद अब कुछ मीटिंग में फैसला किया क्या करना है, अब जो हो गया सो हो गया, माइनस लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो बहुत लंबे समय पहले प्लस माइनस का विचार तय किया गया था और उसी पर आधारित बहुत सारे फैक्ट तैयार हो गए। लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो उस पर फिर माइनस का साइन सेटल हो गया। और आज हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, मानते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसी में दो तीन बातें एक साथ ही आ गई। दूसरा पॉइंट इसमें ये आ गया, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इसको जोड़ा घटाया जा सकता है, इस आधार पर बोल रहे हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज दो तरह का होता है। तीसरा पॉइंट जो इसमें आ रहा है वो ये आ रहा है कि सेम टाइप ऑफ चार्ज repels and opposite type of charge attracts। एक ही प्रकार के चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्शन का फैक्ट पता था, तो हमने मैथमेटिक्स में देखा कि प्लस को प्लस से गुणा करें तो प्लस आता है और माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस आता है। तो गुणा करने के हिसाब से सेम टाइप वाला सेटल हो रहा है और अपोजिट टाइप में माइनस आ जाता है। तो रिपेल करने को पॉजिटिव डायरेक्शन अवे, पोजीशन वेक्टर के अलोंग, और अट्रैक्ट करना उस पोजीशन वेक्टर का उल्टा माइनस की डायरेक्शन आती। तो उस हिसाब से मतलब बहुत सारी बातें अच्छे से सेटल हो रही थी।
फोर्सेस को देखते हैं तो फिर फाइनली प्लस माइनस ले लिया गया, जोड़ा घटाव भी जा रहा था, न्यूट्रल भी चीजें हो जाती थी, तो समझ में आया कि माइनस प्लस का होगा तभी जीरो हो रहा होगा, तो जीरो न्यूट्रल को समझा रहा था और माने पॉजिटिव नेगेटिव सब बातें एक्सप्लेन हो रही थी ना, इसलिए ऐसा किया गया। तो ये मैंने 3 पॉइंट लिख दिए थे, 1 2 3 है ना, 3 पॉइंट आ गए। चौथा पॉइंट इसमें एक और आया था जो अभी अपन ने हिसाब किताब में लगाया, वो ये सामने सामने दिख गया है, वो ये था कि टोटल चार्ज इज कंजर्व। किसी सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। ये सब चारों बातें देखोगे तो पहले दिन से ही लोगों को समझ में आ रही थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, कि चार्ज जो है प्लस माइनस का उन्होंने माना था, जोड़ घटा रहे थे, स्केलर क्वांटिटी की तरह काम चल रहा था, इसलिए स्केलर बोल दिया, और अट्रैक्ट रिपेल कर ही रहे थे, ये प्रैक्टिकल पता था। और टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, ये भी शिफ्ट करने से पता लग रहा था, एक दूसरे के जो शिफ्ट करने के जो प्रैक्टिकल थे, टच करने से एक दूसरे पे जा रहे थे, कंडक्शन वाले प्रैक्टिकल। आज की डेट में हम ये कहना चाहते हैं इस पे, और तो इसको थोड़ा इक्वेशन की फॉर्मेट में कह देता हूं। ये कोई बॉडी 1 है, ये कोई बॉडी 2 है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। अभी हमने इनको कनेक्ट नहीं किया है, अभी कनेक्ट करने वाले हैं। जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद में इस पे Q3 चार्ज हो गया, इस पे Q3 और इस पे Q4 हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। कनेक्ट करने से पहले Q1 Q2 था, कनेक्ट करने के बाद Q3 Q4 था, तो टोटल चार्ज कंजर्व है। तो किसी एक का चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, पूरा क्लोज सिस्टम यानी कोई और ना आए, तो उसके लिए ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको मैथमेटिकली लिखा है। एक और बात है जो हम जानते हैं, वो ये है कि वी कैन क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स but we cannot create net charge। हम चार्ज पार्टिकल्स को पैदा कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, फिर भी हम चार्ज पार्टिकल बना सकते हैं। चार्ज पार्टिकल बनाने वाला एक प्रैक्टिकल बताता हूं, कठिन प्रैक्टिकल है ये। हैवी न्यूक्लियस के पास हाई एनर्जी फोटोन जाता है, हैवी न्यूक्लियस के पास हाई एनर्जी फोटोन अगर जाता है तो ये फोटोन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव ये फोटोन, तो आने वाला जो पार्टिकल है, हाँ ये तो है मासलेस चार्जलेस, ना तो इसके पास मास है ना तो इसके पास चार्ज है, मासलेस चार्जलेस एक पार्टिकल है जिसको फोटोन कहते हैं। ये जब किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, ये ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन है, हाई एनर्जी फोटोन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला गामा फोटोन जिसको कहते हैं हम। तो ये गामा फोटोन जो है जब किसी हैवी न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन की जनसंख्या ज्यादा हो, हैवी न्यूक्लियस का मतलब ये, उसके करीब से उसके न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो ये बढ़ जाता है, एक बन जाता है इलेक्ट्रॉन और एक बन जाता है पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पार्टिकल हैं, उनमें मास भी होता है ना, और चार्ज भी होता है। मासलेस से मास पैदा हो गया,
और चार्ज लेस से चार्ज पैदा हो गया। टोटल चार्ज तो अभी भी 0 है, उसका प्लस ही चार्ज है, उसका माइनस ही चार्ज है, और उसका 0 चार्ज है। तो हम चार्ज पार्टिकल पैदा कर सकते हैं, है ना, नेट चार्ज नहीं पैदा कर सकते। और इस तरह के प्रैक्टिकल में से इसका उल्टा भी है, हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर हम पॉजिट्रॉन के बगल में इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए, है ना, पॉजिट्रॉन बगल में यहाँ रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ला के रखेंगे तो गायब हो जाएंगे, टच करते ही गायब हो जाएंगे। इनसे बनेंगे 2 फोटोन, गामा फोटोन। ये भागेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मोमेंटम को कंजर्व करवाएंगे। तो पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। आज की दुनिया में हम ऐसा जानते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, एंटी पृथ्वी मिल जाए तो, है ना। हाइड्रोजन होता है, ऐसे एक एंटी हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, अकेला प्रोटॉन होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। एंटी हाइड्रोजन में क्या होता है कि प्रोटॉन जैसा एक माइनस का चार्ज होता है, जो बिल्कुल प्रोटॉन जैसा होता है पर वो होता है नेगेटिव, और जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। तो ये तो उसके अराउंड चक्कर काटता है। तो हाइड्रोजन में प्लस सेंटर पे, माइनस उसका चक्कर काट रहा है, और एंटी हाइड्रोजन में माइनस सेंटर पे और प्लस उसका चक्कर काट रहा है। तो ये हाइड्रोजन और ये एंटी हाइड्रोजन, क्या बोलूं, हाइड्रोजन माइनस, है ना, ये एंटी हाइड्रोजन हो गया। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये आपस में मिलाएंगे तो गायब हो जाएंगे। मैटर और एंटी मैटर जब भी एक जगह आते हैं लाइट पैदा होती है। तो ऐसी पृथ्वी है, एंटी पृथ्वी होगी, पृथ्वी एंटी पृथ्वी मिलाएंगे गायब हो जाएंगे। तो लोगों ने सोचा कि ऐसे तो गायब होने का तरीका मिल गया, तो इसमें सोच रहे हैं अभी कि कैसे करेंगे आदमी को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भेजना है। आदमी और एंटी आदमी मिलाए, लाइट बन गई, तो लाइट की स्पीड से जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाके वापस उसे तोड़ लेंगे, वापस वहां आदमी बन जाएगा। ऐसा विचार है। अभी इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्या होगा, इसमें सोच ही रहे, है ना। तो अच्छा, लाइट की स्पीड में एक खास बात ये होती है, आइंस्टीन ने बोला है कि जो भी लाइट की स्पीड से आता है उसके लिए समय रुक जाता है। तो जब यहां से खत्म होकर दूसरे स्टार पे पहुंचेंगे तो टाइम में कोई गैप नहीं आएगा, घड़ी में जितना बज रहा होगा उतने बजे वहां उतरेंगे, है ना, उसी समय तत्काल उस जगह उतर जाएंगे। तो अभी सोच रहे हैं कि दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए बहुत वर्ष लग जाएंगे, दूर जाएंगे, कहीं बूढ़े हो जाएंगे रास्ता करते करते, है ना। तो ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा हो गया आगे तो आज की डेट में हम ये कह रहे हैं कि वी कैन क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स, वी कैन डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल, बट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। नेट चार्ज नहीं खत्म कर सकते हम, ना नेट चार्ज पैदा कर सकते हैं, हम चार्ज पार्टिकल पैदा कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है। पहले लोगों ने, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनमें से 2-3 कैटेगरी, तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो इमेजिनेशन करते हैं, जिसको आइंस्टीन टाइप लोग कहते हैं, जो दूर की बात करते हैं, जो लोग सोच भी नहीं पाते, जो उनके बाद में होती है एक्सपेरिमेंट में। एक होते हैं मैथमेटिक्स वाले, जो कि थ्योरी पता लग गई तो उसको फॉर्मूले बनाना, सॉल्व करना, मैथमेटिकल सॉल्यूशन देना। तीसरे होते हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले, कि जो सोचा है उसको एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटेशन में जो तेज होते हैं, फिर जो डेटा को अच्छे से तेज होते हैं ना, जो दिमाग से तेज होते हैं। तो न्यूटन में तीनों क्वालिटी थी, डेटा भी कलेक्ट करना जानते थे, मैथ्स भी डेवलप करना जानते थे, एक्सपेरिमेंट करना भी जानते थे, खुद एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट सोच लेते थे कि क्या करना है, फिर उसकी मैथ्स को भी बना लेते थे जो उसके लिए जरूरत पड़ी। तो मैथ्स के भी कई चैप्टर न्यूटन ने लिख रखे हैं, हर एक चैप्टर में इन्वॉल्व है ना। आइंस्टीन के मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, आइंस्टीन मैथमेटिक्स में कमजोर है, इमेजिनेशन में आगे। आइंस्टीन के जितने फॉर्मूले हैं मैथ्स वाले, दूसरे लोग दे के गए हैं। जैसे अधिकतर फार्मूलों की थ्योरी जो है, रिलेटिविटी के फार्मूले हैं, वो सब दूसरे लॉरेंट्स वॉरेंट्स ने दिए।
आइंस्टीन ने कहा ऐसा सोचो, ऐसा होगा, ये है, ऐसे करके दे रखा है। एक्सपेरिमेंट करने वाले भी लोग आते हैं समय पर, ठीक है। तो ये एंटी हाइड्रोजन जो था, ये किसी ने, मैथमेटिशियन ने इक्वेशन से बोला कि ऐसा मिलेगा। उन्होंने जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, 2 रूट आया ना, ऐसे इक्वेशन सॉल्व किया तो इसका रूट ये आ गया कि ये भी मिलेगा। फिर लोगों ने ढूंढना चाहा कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, तो पता चला कि मिल नहीं रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले ने कहा मैं बना देता हूं, उन्होंने बना के दिखा दिया, बन गया। तो ये शायद अमेरिका में लेबोरेटरी में बना के रखा हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में क्या है कि मैटर और एंटी मैटर मिलके गायब हो जाते हैं। तो पृथ्वी पर कहीं भी होगा तो किसी से मिल करके उड़ गया होगा। तो इसलिए कहते हैं कि एंटी मैटर एक जगह नहीं होते हैं, एक जगह मैटर है तो दूसरी जगह एंटी मैटर है। उनको मिलाएंगे तब जाके होगा, पास पास होंगे तब तो वो पहले गायब हो चुके होंगे, इसलिए मिलते नहीं। पृथ्वी पे मिलते नहीं है, मिल जाए तो ये एक नया फ्यूल मिल जाएगा हमें। 5वां पॉइंट देखो, 4 पॉइंट तो ये सारे स्टोरी के इसी तरह के हैं। 5th पॉइंट एक और जो बात आज हम जानते हैं, ये है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये भी एक फैक्ट है आज कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसमें सिर्फ चार्ज हो। जैसे फोटोन है, उसके अंदर मोमेंटम है, एनर्जी है, पर मास नहीं है और चार्ज भी नहीं। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, मास तो नहीं पर चार्ज क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं मिला कि चार्ज सिर्फ चार्ज हो। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं मिला जिसमें सिर्फ चार्ज हो। हर एक चार्ज का कोई ना कोई मास होगा, इसलिए फोटोन में चार्ज नहीं है, मास नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन में क्या है, मास है, चार्ज है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो इनमें से जो भी चार्ज है बताओ उसमें मास है कि नहीं, ये देखो। है तो है, फिर ये स्टेटमेंट है ना। 4th मतलब 5th स्टेटमेंट ही हो गया। है ही नहीं, है नहीं, एग्जैक्टली जीरो है ना, नेग्लिजिबल नहीं है। कोई कह रहा है ना फोटोन का मास मतलब बहुत कम होगा, 0.000 कुछ तो जाके आएगा, तो कह रहे हैं कुछ नहीं आएगा, पक्का जीरो है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब, ठीक है। चार्जलेस है, मासलेस है, ये ऐसा हो रहा है। अच्छा देखो, किसी 3 स्फेयर है हमारे पास, 1 2 और 3, 3 स्फेयर है, ठीक है। अब इन तीनों स्फेयर में एक जैसे हैं, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं। अब अगर हमने क्या किया कि एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया और एक न्यूट्रल है, तो हम ये देखते हैं कि इसका मास अगर m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है, तो जो नेगेटिवली चार्ज है वो सबसे भारी होगा, उससे कम m3 होगा। और सबसे कम m1 होगा। तो हम ये जानते हैं कि जो इधर से उधर आवागमन करने वाली चीज है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो किसी को नेगेटिव चार्ज देना चाहते हो तो उसको नेगेटिव पार्टिकल देना पड़ेगा, यानी कुछ मास भी देना पड़ेगा। तो जब नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चार्ज लेके आएंगे, तो इसलिए भारी हो जाएगा। इसमें से उठा के इसको देने पड़ेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे तब इस पे प्लस का चार्ज आएगा, तो इसका वजन कम हो जाएगा। तो किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, और नेगेटिव चार्ज कब आया, जब उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। तो इलेक्ट्रॉन के आने से भारी पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसका वजन। तो 2 का मास सबसे ज्यादा, 1 का मास सबसे कम, ऐसा हम बोल सकते।
तो पांचवा पॉइंट हमने लिखा है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना, चार्ज मास के बगैर नहीं मिलेगा। अगले पेज पे जा रहा हूं। किसी के पास चार्ज भी नहीं है और मास भी नहीं है, तो है क्या वो? धूप में मैं खड़े हो जाएंगे हम, तो धूप में कितना मास होता है? धूप नहीं होती क्या? हाँ? ऐसे समझो कुछ। देखो हवा में तो चलो कुछ कहोगे कि है, दिखाई नहीं दे रही, तो धूप तो ऐसे अंधेरा और रोशनी में जो अंतर आ रहा है ना, वैसे से कुछ है, ऐसी कोई चीज है वो। ठीक है, हमारा जो थ्योरी हमें पार्टिकल से समझते हैं पूरी फिजिक्स को, ये फील्ड से बने होंगे कुछ, ऐसी कोई चीज जो फील्ड से बनी होगी। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा था, ये हो गया ना नोट? सिक्स पॉइंट, तो सिक्स पॉइंट में हम लिखना चाहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज जो है वो क्वांटाइज है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज मिलेगा वो चार्ज ई की टेबल में आएगा। ई सबसे छोटा स्टेबल चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना भी किसी बॉडी पर चार्ज होगा वो हमेशा ई का मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल, एन क्या हो गया? इंटीजर हो गया, एन हो गया इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी बॉडी पे 1/3 कूलम चार्ज हो सकता है क्या? है? क्या किसी बॉडी पे 1/3 कूलम चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 1/3 कूलम हो सकता है? इसमें पुट कर लेंगे इक्वेशन में, तो क्यू की जगह पुट करेंगे 1/3 प्लस माइनस एन इंटू 1.6 10⁻⁻19। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 10⁻19 अपॉन 3 इंटू 1.6, ये एन की वैल्यू आ गई। तो यहां से ये 10 ऊपर चला गया, तो ये 100 इंटू 100 इंटू 10⁻16 कर दें, और 3 इंटू 4 इंटू 4, यहां से काट के 25 25 625 आ गया। 625/3 10⁻16। अब ये 3 जो नीचे आ रहा है, इसमें कितने भी जीरो लगा लो, कभी कटेगा नहीं, है ना? 3 से डिविजिबल नहीं है, एन इंटीजर नहीं आ सकता इसका, है ना? तो 1/3 कूलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल। 0.3 कूलम चार्ज हो सकता है क्या? 0.3 कूलम 1/3 तो नहीं हो सकता है, 0.3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, वहां पुट करके देख लो, इंटीजर आ जाएगा। 0.3 पॉसिबल है। 0.264 ये हो सकता है, 0.264 कूलम, 0.264 वो हो जाएगा उधर जाने में। जो ये इरेस्ट जैसे नंबर है ना, क्या कहते हैं, 1/3, ऐसे नंबर जो डिवाइड नहीं होते हैं इस तरह के, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के, 1/7 है, वो भी नहीं कटेगा इसमें। ऐसे नंबर वाले चार्ज नहीं मिलेंगे, बाकी डेसिमल वाले तो मिल रहे हैं इसके अंदर, है ना?
ये जो चार्ज क्वांटाइज है ये एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ने। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था ये। मिलिकन ने जब पहले प्रैक्टिकल किया था तो उन्होंने वाटर की ड्रॉप पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो वाटर की ड्रॉप के एक्सपेरिमेंट में ना रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। तो मिलिकन जिन कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके जो विद्यार्थी थे उन्हीं से बातचीत में उन्होंने सजेस्ट किया कि सर है ना ऑयल का एक्सपेरिमेंट करते, वाटर वेपोरेट हो रही, छोटी छोटी ड्रॉप बनाते थे वो पानी की और ऐसे स्प्रे करते थे, तो चलने की वजह से उनकी रेडियस चेंज हो रही थी, तो डेटा गड़बड़ हो रहा था। तो उन्होंने स्टूडेंट के सजेशन पे उन्होंने ऑयल एक्सपेरिमेंट किया, यानी ऑयल की ड्रॉप बनाई जिनको स्प्रे करने से वो चार्ज हो जाती थी और नीचे गिरते वक्त उन पे लगने वाले फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से बैलेंस करते थे और विस्कस फोर्स के फॉर्मूले से भी करते थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ शायद 32 या 33 ड्रॉप के ऊपर एक डेटा कलेक्ट किया था और सबमिट करके कहा था कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके ये पाया है कि सभी पे जो चार्ज आता है वो ऐसा होता है। बाद में लोगों ने मिलिकन पे आरोप लगाया कि जो आपने डेटा पब्लिश किया उसको तो मैच ही नहीं कर रहा है। मैंने मिलिकन को मान लिया गया कि मिलिकन ने सही किया और उनको बता दिया कि ठीक है आपका रिजल्ट, पर कुछ विरोधी लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि बताओ हम भी देखते क्या दिया था इन डेटा देखने से पाया कि वो क्वांटाइज हो ही नहीं रहे थे उनके डेटा से। फिर मिलिकन ने इस एक्सपेरिमेंट को अनेक बार किया था, 2000 क्या बोल रहा हूँ, 1912 हो गया, फिर 22 हो गया, ऐसे हर वर्ष लगभग दोबारा ट्राई करते थे। फाइनली एस्टेब्लिश हो गया था कि ठीक बात है। तो चार्ज क्वांटाइज होता है आज की डेट में हम जानते हैं। 6 पॉइंट के बाद में 7 पॉइंट देखिए। 7 पॉइंट है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। आइंस्टीन के स्टेटमेंट के बाद में इनवेरिएंस वाली बात में दिक्कत आने लग गई। जब आइंस्टीन ने कहा कि चलने से लेंथ कम ज्यादा हो जाती है, चलने से मास कम ज्यादा हो जाता है, चलने से टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो उन्होंने जो चीजें लोग सोचते थे वो सारी बदल दी कि लोग सोचते कि टाइम तो सबके लिए एक ही जैसे चलता होगा। ऐसा नहीं, जो तेज स्पीड से चलता है उसके लिए समय रुक जाता है, समय धीमा हो जाता है। जो बैठा रहता है उसके लिए समय भाग जाता है ना। तेज दौड़ने वालों के लिए समय रुक जाता है और रुके रहने वालों के लिए समय भाग जाता है। तो जो लाइट की स्पीड से चलता है उसके लिए तो समय रुक ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि समय भी फ्रेम पे डिपेंड करता है। ये पेन की जो लंबाई है, इसको इस तरफ ज्यादा तेज स्पीड से भगाएंगे तो ये पेन छोटा हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो पेन की लंबाई क्या है, असलियत में क्या है ये, तो तेज स्पीड से चलाएंगे तो लेंथ कुछ और है, धीरे चलाएंगे तो कुछ और है। जैसे कि एक रॉड है, चार्ज रॉड को बढ़ाएंगे तो उसकी चार्ज तो वही रहेगा, लेंथ छोटी होगी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगी, हिसाब किताब डिफरेंट आएगा। ये लोगों ने प्रैक्टिकल करके नाप के देख लिया है। तो ऐसे बहुत कम क्वांटिटी है जो वेलोसिटी के साथ नहीं बदल रही, उनमें से ये है। चार्ज पार्टिकल जो है, किसी भी पार्टिकल का चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, कितना भी तेज चलाओ। इसके लिए एक लॉजिक ये भी दिया कि जो भी एटम होता है उसके अंदर प्लस का चार्ज तो रेस्ट पे, माइनस का चार्ज भाग रहा है। अब भागने से अगर प्लस और माइनस के चार्ज की मात्रा में फर्क पड़ जाता तो एक एटम न्यूट्रल नहीं रहता। इस पे जितना प्लस ई है इतना माइनस ई है, और इसके दौड़ने से अगर इसका चार्ज बदल रहा है तो स्पीड कम ज्यादा हुई तो एटम की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और एक एटम पे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा तो एटम तो बहुत है, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, फिर संसार में मामला बैलेंस नहीं बन पाएगा। और लोगों ने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया कि किसी बॉडी को रोटेट करवाया, चार्ज करके तेज एंगुलर वेलोसिटी से घुमा के देखा
और उसकी वजह से जो इफेक्ट आते हैं उन इफेक्ट को मेजर किया गया कि इनके बीच में आपस में कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो रोटेट करवा करके फोर्सेस में फर्क नहीं पड़ा जो हमारे कैलकुलेशन में आते हैं, यानी चार्ज की कैलकुलेशन जो करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसलिए हमने स्टेटमेंट दिया कि चार्ज इज इनवेरिएंट। दौड़ने भागने से चार्ज नहीं बदलता, वक्त बदल सकता है, मास बदल सकता है, लेंथ बदल सकती है, बहुत कुछ चीजें बदल सकती है, पर चार्ज नहीं बदलने वाला है। यानी चार्ज फ्रेम से इंडिपेंडेंट हो गया, सभी फ्रेम में एक ही होता है। 8वां पॉइंट, स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेशनरी चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेटेड चार्ज, ठहरे हुए चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, दौड़ने लग जाता है तो मैग्नेट बन जाता है, एक्सेलरेट करने लग जाता है तो रेडिएट करने लग जाता है। यानी चार्ज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, इस संसार में जो रोशनी देख रहे हैं वो चार्ज की वजह से है, क्योंकि जो भी लाइट पैदा होती है वो चार्ज से पैदा होती है। तो बिना चार्ज के रोशनी नहीं, रोशनी और चार्ज बड़े आपस में जुड़े हुए। ग्रंथों में लिखा है कि एक समय ऐसा था जब कुछ ही नहीं था, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। क्या था? हाई एनर्जी गामा फोटोन, जो इनविजिबल होते हैं, है ना, इनविजिबल होते हैं ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन। तो इस संसार में ज्यादा एनर्जी के फोटोन होंगे। अब हमारे को समझ में आया कि अगर वो फोटोन होंगे तो फोटोन तो पैदा होते हैं चार्ज से ही, तो ये चार्ज भी नहीं था, यानी कि फोटोन से चार्ज पैदा हुए और चार्ज फोटोन को पैदा करते, एक दूसरे से ऐसा हो रहा है, एक दूसरे से बात बन रही। अभी अपन ने देखा ना, गामा फोटोन से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पैदा हुए। तो इस संसार में रोशनी थी पहले, पर वो ज्यादा एनर्जी वाली थी, फिर उससे ये विजिबल लाइट पैदा हुई तो दृश्य जगत पैदा हुआ, और उन्हीं फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन करके फिर एटम पैदा हुए, संसार की रचना हुई। तो पहले कुछ नहीं था, फिर इसी से पूरी ब्रह्मांड और पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर वापस कुछ नहीं में चला जाएगा। ऐसे पुराने ग्रंथ बोल रहे हैं, विज्ञान भी कहने लग गया, है ना, विज्ञान भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर हो रही है कि चार्ज रेडिएट करता है। हर लाइट जो पैदा हो रही है, इस ट्यूबलाइट में जो रोशनी पैदा हो रही है वो चार्ज की वजह से, बल्ब की रोशनी चार्ज की वजह से, मोमबत्ती की रोशनी चार्ज की वजह से, है ना। कोई भी जगह पे आप रोशनी देख रहे हैं वहां पर चार्ज पार्टिकल का ही रोल है, वहां जरूर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा। जब जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा रेडिएट करेगा, ठीक है। तो ये हमने चार्ज की 8 प्रॉपर्टीज बता दी, ठीक है। मेरी अगली क्लास है, आगे नहीं पढ़ा सकता मैं, आप लोगों की अगली क्लास नहीं है, अभी वो घोषणा हुई है कि आपकी अब छुट्टी है। आप तो होमवर्क कर ही लेना।